हम लोग रिएक्ट पे बात कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट की जितनी फाइल्स थी उन सारों को एक्सप्लोर किया था और देखा था कि कौन कौन से पैकेजेस कौन कौन सी फाइल जो है रिएक्ट हमें प्रोवाइड करता है, बंडल अप करके देता है और बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में। तो आज हम लोग दो काम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि किसी भी एक फंक्शन को रिएक्ट में कैसे लिखा जाता है और उसको क्लास में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास फंक्शन लिखा हुआ है तो तब आपको क्या करना होगा। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर हमने स्टेट चेंज करनी है, यानी हम चाहते हैं कि अपने डाटा को डायनेमिक बनाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलें देखते हैं कि किसी फंक्शन को हम क्लास में जब कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ता है। इट्स क्वाइट ईजी। दो चीज़ें सिंपल सी आपने करनी है कि आपने रेंडर के जो है फंक्शन के अंदर जितना रिटर्न जो हमारा फंक्शन का हो रहा होता है वो क्लास के रेंडर में जो है पास कर देना होता है। लेट्स इसको करके देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। यहाँ हमारे पास फंक्शन जो है का नाम ऐप लिखा होता है, हम उसको एज इट इज़ लिख के रहने देंगे। सिंपल सा हम ये काम करेंगे, यहाँ पे क्लास का एक कीवर्ड डाल देंगे और उसके बाद ऐप एज इट इज़ लिखा रहेगा। उसके बाद हम चाहते ये हैं कि कंपोनेंट नाम का जो है रिएक्ट हमें प्रोवाइड करती है एक लाइब्रेरी और हम उसको यहाँ पे डालने वाले हैं। यानी अब जब हमने किसी भी इस तरह के किसी कंपोनेंट को या किसी लाइब्रेरी को कुछ कहीं पे भी जब हमने चाह रहे हैं अपने पास लाना, तो उसके लिए हम एक्सटेंड कराते हैं। उसके लिए एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम जी एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं और एक्सटेंड का कीवर्ड उसके लिए यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद किसको एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं, जी हम कंपोनेंट को एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंपोनेंट। ओके। और जब हम यहाँ पे एक और चीज़ गौर कीजिएगा कि जैसे ही यहाँ पे हम कंपोनेंट लिखेंगे तो ऊपर यहाँ पे ये इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट ऑटोमेटिकली आपके पास लिखा आ जाएगा। और अगर सपोज आपके पास लिखा हुआ नहीं आ रहा तो आपने ये कर लेना है कि यहाँ पे इंपोर्ट करा लेना है। यहाँ पे ब्रेसिस के अंदर आपने जो है ये कंपोनेंट लिखना है और फ्रॉम रिएक्ट यानी रिएक्ट की लाइब्रेरी से ये कंपोनेंट हम ले रहे हैं। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे कर्सर रखें कंपोनेंट के ऊपर, ऊपर आपको बता रहा है कि ये एलियास है, ये क्लास कंपोनेंट का एक पोर्शन है और जहाँ जो कि हम रिएक्ट की लाइब्रेरी से के मॉड्यूल से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि आप कह सकते हैं कि मॉड्यूल या लाइब्रेरी और मॉड्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि मॉड्यूल में बहुत सारी लाइब्रेरीज इंक्लूडेड होती हैं। ओके, लेकिन इंटरचेंजेबली हम उसको लाइब्रेरी या मॉड्यूल कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट कराया कंपोनेंट को और ये हमें कहाँ से मिला है, फ्रॉम रिएक्ट के मॉड्यूल से ये हमारे पास आया। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि क्लास का नाम रखा ऐप और हमने कहा कि जी हम एक्सटेंड कराना चाह रहे हैं कंपोनेंट को जो है यहाँ पे। अब आपने यही करना है कि ये जो आपके फंक्शन की पैरेंथेसिस थी ना, ये आपने हटा देनी है। ओके, क्योंकि क्लास में यहाँ पे अब जो है पहले हम क्लास ऐप फंक्शन ऐप को एज ए फंक्शन यूज़ कर रहे थे तो इसलिए पैरेंथेसिस हमने यहाँ डाली हुई थी। तो यहाँ पे अब सिंपल अब कंपोनेंट इसी तरह से लिखा है। आप लोगों ने ये प्लीज़ मेक श्योर करना है कि ये पैरेंथेसिस यहाँ पे आपने रिमूव करनी है। उसके बाद ये जो फर्स्ट ब्रेसेस हैं इसको एज इट इज़ हम रहने देंगे। और उसके बाद आपने करना क्या है, बहुत एक सिंपल सा काम करना है। हम क्या कराना चाह रहे हैं, क्लास के थ्रू हम रेंडर कराना चाह रहे हैं ना अपनी ऐप को, तो उसके लिए रेंडर का एक कीवर्ड यूज़ होता है और उसके बाद हम उसकी बॉडी के लिए ब्रेसेस डाल देंगे यहाँ पे। और इन ब्रेसेस के अंदर हमने क्या करना है, जितना फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा था, जो कुछ भी वट एवर सो, ठीक है, जो कुछ भी रिटर्न हो रहा था और रिटर्न हमारा कहाँ से यूज़ हो रहा है, मैं दोबारा इसको यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। ये रिटर्न के कीवर्ड से आपने करना है। और ये देखिए यहाँ से रिटर्न कहाँ से हो रहा है, ये पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने क्या करना है कि सिंपल यहाँ पे जी क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करें और जो है इस वाले पैरेंथेसिस तक आप जो है सब कुछ कंट्रोल एक्स कर दें और सिंपली आपने इस बॉडी के अंदर यहाँ पे कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और सिंपली आपके पास जो है आपका फंक्शन जो है क्लास में कन्वर्ट हो चुका है। क्या एक इजी नहीं, मैं इसको दोबारा जो है एक दफ़ा ब्रीफ कर देती हूँ आपको। सिंपल सा काम करना है आपने, जहाँ पे आपके पास फंक्शन ऐप लिखा हुआ था और आगे दो पैरेंथेसिस डली हुई थी फंक्शन के लिए, आपने उन पैरेंथेसिस को रिमूव करना है, क्लास ऐप एक्सटेंड कंपोनेंट लिख देना है। और जब आप यहाँ पे कंपोनेंट लिखेंगे, आप अगर आपने जो है एक्सटेंशंस जो है यहाँ पे रिएक्ट की इंस्टॉल की हुई है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट लिखा जाएगा। अगर नहीं लिखा जाता तो आपने दोबारा इसको लिख देना है
और फिर इन ब्रेसेस के अंदर आपने क्या करना है कि जितना भी आपका रिटर्न था वो यहाँ पे रेंडर करा दे। ठीक है, रेंडर का यहाँ रेंडर चूंकि एक फंक्शन है जो कि इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमारी एप्लीकेशन को रेंडर करे। रेंडर करने का क्या मतलब होता है, यानी हमारे वेब ब्राउज़र पे हमारे यूज़र को वो दिखाता है। तो ये रेंडर कर रहा है तो इसकी बॉडी के अंदर हम सारे के सारे रिटर्न डाल देते हैं कि जिसको हम रेंडर कराना चाह रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा करें कि हम इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं कि क्या ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। तो उसके लिए आप सिंपल ऐसा करें कि कंट्रोल शिफ्ट और ये टिल्डा का जो साइन होता है जो कि एस्केप की के बिल्कुल नीचे टिल्डा का साइन के नीचे आपके पास एक बैकटिक का रहे होते हैं, एक्चुअली हमें वो रिक्वायर्ड होता है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट और उस बैकटिक को प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो है टर्मिनल यहाँ पे खुल जाता है। और अगर यहाँ से आप नहीं खोलना चाह रहे तो यहाँ ऊपर से भी आप टर्मिनल को जो है खोल सकते हैं। आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो उसको कर लें। फिर उसके बाद हमने कल देखा था कि स्क्रिप्ट हम कौन सा यूज़ करते हैं, npm, बिल्कुल सही कहा जी, npm स्टार्ट हम स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं और हमने एंटर की को प्रेस किया और उसके बाद जो है हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा स्क्रिप्ट। तो वेब ब्राउज़र पे हमारी एप्लीकेशन हमें रेंडर होकर रिएक्ट दिखा देगा। थोड़ा सा इसको वेट करना होता है, चंद सेकंड्स लेता है। ये अभी जो है सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास रेंडर हो जाएगी एप्लीकेशन स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर और जो हमें वेब पेज पे ले जाएगा। हमारा लोकल होस्ट होगा, वहाँ पे जो है हम इसको देख सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। इसको लोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली ये लोकल होस्ट 3000 पे ही होता है, लेकिन अगर 3000 आपका एंगेज है या आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चेंज की हुई है तो फिर कहीं और पे भी ये नज़र आ सकता है आपको। तो ये हमारे पास जो है हमारी एप्लीकेशन ये चल रही है और यहाँ पे हमें ये नेम और चेंज नेम के 2 बटन नज़र आ रहे थे। हम इनको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने जो रिटर्न हो रहा था हेडर, उसके अंदर एक पी टैग के अंदर लिख दिया हाय अली और एक बटन बना दिया जिसमें लिख दिया है चेंज नेम। और ये दोनों हमें जो है अली जहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था, ये बटन बना हुआ नज़र आ रहा था जब हमने इसको देखा है अभी वेब ब्राउज़र में। तो यहाँ तक तो मामला ठीक है। हमें एक स्टैटिक सा हाय अली लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एक बटन नज़र आ रहा है और उसके अंदर लिखा हुआ चेंज नेम। इट मीन्स कि हम अपने बटन को कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी देना चाहेंगे कि जब यहाँ से प्रेस हो तो हाय अली की बजाय जो भी हम नेम चेंज करना चाह रहे हैं वो मेंशन करें हमारा यूज़र, तो वो उसको चेंज कर सके। अभी तक तो हमारे पास ये जो एप्लीकेशन है बिल्कुल स्टैटिक कंडीशन में है। यहाँ पे कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और डेफिनेटली हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे पास जो है इस तरह की स्टैटिक वेबसाइट्स हों। हम उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना चाहते हैं। तो अब जब हमने ये क्लास एक बना ली, हम इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट ही होती है, तो हम सिंपली इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हम इसके अंदर एक जी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो अब हमें क्या करना होगा। कीप इट इन योर माइंड, जिस तरह से हम किसी भी बिल्डिंग को बनाना चाहते हैं तो हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, इसी तरह से हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, कोई चीज़ से मुराद यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमें कंस्ट्रक्टर का फंक्शन कॉल करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर का फंक्शन क्या करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होने लगता है तो ये इंस्टेंशिएट हो जाता है या आप कहें कि ये बिल्ड कर देता है हमारे जो भी ऑब्जेक्ट हम चाह रहे हैं क्रिएट करना उसको। कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, चूंकि मेथड है तो पैरेंथेसिस आएंगे और फिर उसके बाद एज इट इज़ जैसे हम फंक्शंस में करते हैं कि उसके बाद ब्रेसेस का एक पेयर होता है जो कि उस फंक्शन की बॉडी होता है, तो वो होगा। और उसके अंदर हम अगर चाहते हैं कि जी जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और वो ऑलरेडी से बना हुआ है और उसके कुछ पहले से हायरार्की में कुछ और फंक्शन चल रहे हैं जो हमें लेने हैं, तो वो हम उसके लिए हमें ना जहाँ पे सुपर को कॉल करना पड़ता है। अगर आपने ऊप पड़ी हुई है तो फिर तो आपके लिए ये बात बहुत ही इजी होगी, अदरवाइज भी इस पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सी यहाँ पे एनोलॉजी है कि हमने सुपर किस लिए कॉल करना है जी। सुपर हम इसलिए कॉल करने चाह रहे हैं कि हम अपने इनहेरिटेंस में जो पेरेंट जितने भी मेथड होंगे हम उनको भी कॉल कर सकें। ठीक है, तो सिंपल इसके लिए इसके अंदर और कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल जो है सुपर के मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेना है और यहाँ पे आपने डाल देना है सेमीकोलन, कुछ भी नहीं। तो हमने अब तक क्या किया जी, हमने अपनी क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डाला है। कंस्ट्रक्टर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है, सिंपल। और उसके बाद हमने सुपर को किस लिए कॉल किया, सुपर को हमने इसलिए कॉल किया कि हम चाहते हैं कि
हायरार्की में जो पेरेंट्स की जो मेथड हम अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम यूज़ कर सकें, एनेबल हो सके इसके। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक चाहेंगे कि जी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जो हम डेफिनेटली यहाँ पे अब पैराग्राफ में हमने नाम लिखा हुआ है, तो हम नाम से रिलेटेड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप लिखेंगे सिंपल दिस डॉट स्टेट इक्वल्स, और उसके बाद जी इसकी बॉडी आ जाएगी जो कि डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट है। अब ये ब्रेसेस के अंदर ही होगा। अब इसके अंदर जो है हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, हमने क्या देना है कि नेम, और ये होगी हमारी की, और वैल्यू साथ दे देनी है। वैल्यू हम डेफिनेटली नाम देना चाह रहे हैं तो चाहेंगे कि स्ट्रिंग वैल्यू, तो हमने नेम यहाँ पे लिख दिया। अली ये हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। दिस डॉट स्टेट इक्वल्स करके हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर नेम कॉलन है, ये हमारी की हो गई, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब ठीक है जी, यहाँ तक तो बात ठीक है। तो हम अब चाहते हैं इसको यूज़ करना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ पे हम अपने पैराग्राफ के अंदर क्या चेंज करेंगे, हमने हार लिख के उसके बाद अब इस नेम को हम स्टैटिक नहीं चाह रहे, हम डायनामिक चाह रहे हैं। और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो सके। तो इसके लिए सिंपल आपने ये करना है कि वही जो दिस डॉट स्टेट हमने ऊपर यूज़ की थी वही यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम करके यहाँ पे जब भी जावास्क्रिप्ट हमने रिएक्ट में एनेबल करनी है तो सिंपली आपने क्या करना है कि दो ब्रेसेस के पेयर डाल लेने और उसके अंदर जो भी जावास्क्रिप्ट आपने लिखनी होगी वो लिख लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट नेम, और इससे पहले हमें यहाँ पे स्टेट को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया जी कि दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ओके। यहाँ पे ये हमने लिखा तो इसका मतलब है कि हमारे पास लॉजिकली ये होना चाहिए जो हम समझ रहे हैं कि जहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यहाँ पे हमारे पास वो नेम अब अवेलेबल होना चाहिए, और हम अगर उसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, चीज़ इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। चलिए इसको आगे करके देखते हैं तो फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। तो इस बटन के अंदर हमने क्या करना है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जब हमारा यूज़र इस बटन को क्लिक करे, चेंज नेम पे यहाँ पे क्लिक करेगा तो तब यहाँ पे नाम जो भी वो चेंज करना चाहे वो चेंज हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली हमने जब बटन कोई प्रेस होता है तो क्या होता है, एक इवेंट हैंडलर होता है जो ट्रिगर करता है उसको। सिंपल जिस तरह से हमारे भी नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वहाँ से एक ट्रिगर होता है जो हमारे ब्रेन में जाता है और हमें मैसेज देता है कि जी हाथ के पीछे खींच ले, लाइक दैट। तो यहाँ पे भी बटन जब क्लिक करता है यूज़र तो यहाँ पे एक इवेंट जनरेट होता है और इवेंट हैंडलर जो है अकॉर्डिंगली उसको डील करता है। तो बटन के केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे ऑन क्लिक मौजूद है जिसको हम यूज़ करना चाहेंगे कि जी ऑन क्लिक के ऊपर क्या हो। तो ऑन क्लिक के ऊपर इज इक्वल टू करके ये हमने जावास्क्रिप्ट जब लिखनी है तो डेफिनेटली फिर दोबारा हमें चाहिए होगी यहाँ पे ब्रेसेस का पेयर स्टार्टिंग और क्लोजिंग, और उसके बीच में हमने क्या करना है, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देना है। कॉल बैक फंक्शन किस लिए देना है, डेफिनेटली हम चाहते हैं कि जब बटन क्लिक हो तो उस वक्त जो भी हमने उसके ऊपर फंक्शनैलिटी लिखी हुई है वो जो है वो अपना काम अप्रोप्रिएट कर डाले, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए होता है। उस फंक्शन को हम ऐसा, अगर हम डायरेक्टली कोई फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे तो वो क्या होगा कि बटन जब क्लिक नहीं भी होगा, जब हमारा पेज रिफ्रेश होगा रेंडर करेगा तो वो तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, वो फंक्शन दोबारा से चल पड़ेगा। अब वो किसी भी यूज़र के क्लिक करने से पहले ही वो फंक्शन चल जाएगा। अगर आपको कॉल बैक फंक्शंस की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी कि जो है कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल दूसरा फंक्शन डालें तो वो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम होगी। अगर अभी मैं इसको यहाँ पे डिटेल में डालती हूँ तो हम अपनी एक्चुअल जो है जिस सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहे हैं, जो रिएक्ट की स्टेट और फंक्शनैलिटी पे बात करना चाह रहे हैं, वो हमारा पेंडिंग रह जाएगा। तो इसलिए अगर आप में से कुछ लोग हैं इस तरह के कि जिन्हें कॉल बैक फंक्शन इस तरह की डिटेल नहीं पता तो आप मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं इसके लिए अलहदा वीडियो बना दूंगी, या आप कहीं से देख लीजिएगा अगर आप जो है अब नहीं जानते। अभी फ़िलहाल इतना सा समझ लें कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन देना होता है, इसको हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। कॉल बैक फंक्शन इसलिए कहते हैं कि वो हम चाहते हैं कि वो फंक्शन उस वक्त चले जब यहाँ पे हमारे पास बटन क्लिक हो, उससे पहले ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो ना चले। और क्लिक होने पे हम अब क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे
चाहते हैं कि जी चेंज नेम हो, तो जो हम यहाँ पे चाहेंगे कि हम यहाँ उस चीज़ को ऐड कर लें, तो उसके लिए यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, ठीक है। और उसकी हम वैल्यू को चेंज अगर कर लें तो वो हम चाहेंगे कि वो वाली वैल्यू जो है हमें नज़र आए, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम इक्वल्स। हम अगर चाहते हैं कि जी कुछ और नाम हम देना चाहते हैं, जैसे अब अली हमने दिया हुआ था, तो हम चाहते हैं कि जी अस्मा उसमें चेंज हो जाए, ओके, कुछ इस तरह से हम चाह रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, तो हम देख लेते हैं, हम पेज के पास जाते हैं दोबारा और देखते हैं कि क्या बटन को क्लिक करने से नाम चेंज होता है या नहीं होता, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है चल रहा है हाय अली लिखा हुआ है, हमने अभी जो है चेंज करके अस्मा कर, लेकिन हम बटन को क्लिक तो करें लेकिन ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हो रही, हमें यहाँ पे कुछ भी चेंज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। तो इसकी क्या रीज़न, हमें ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी है। तो दोबारा हम अपने कोड पे जाते हैं, हमने ये देख लिया है कि हम अगर बटन को क्लिक करते हैं तो भी कोई चेंज ऐसा हमें नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे अगर ये हमें जहाँ पे भी आपको ये जो है येलो में नज़र आया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कुछ समथिंग वार्निंग है। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कौन सी वार्निंग है। जब कर्सर इसके ऊपर रखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाए डू नॉट म्यूटेट स्टेट डायरेक्टली यूज सेट स्टेट। इस बात का क्या मतलब है, वो ये कहना चाह रहा है कि आप डायरेक्टली किसी स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, आपको यूज़ करना पड़ेगा सेट स्टेट। अब ये क्या चीज़ है और क्या वजह है कि हम क्यों नहीं चेंज कर सकते भाई स्टेट को। हमने लिखा हुआ ऊपर एक मेथड, यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और उसके बाद जो है हमने इसको यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन के थ्रू यहाँ पे कॉल कर लिया है। तो क्या रीज़न है कि ये क्या हमारे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से था? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आप दोबारा भी इसको चेक कर लीजिएगा, टाइपो की वजह से नहीं है, बल्कि वाकई में हम यहाँ पे नहीं स्टेट चेंज कर सकते टिल दैट कि हम यहाँ पे सेट स्टेट का फंक्शन यूज़ ना करें। तो सेट स्टेट का फंक्शन हमें क्यों यूज़ करना पड़ता है, आखिर क्या रीज़न है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते। उसके लिए हमें थोड़े से कुछ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए अगर हम दोबारा से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वही वाली की वैल्यू पेयर देते हैं तो क्या नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ये व्हाट हैपन्स टू दिस, ठीक है। चले इसको हम चल के देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मेमोरी में देखते हैं कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट किस तरह से बिहेव करता है, उन ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हमने एक n1 नाम का कॉन्स्ट बनाया है और उसके अंदर हमने एग्जैक्टली वही वाला अपना ऑब्जेक्ट दिया है नेम कॉलन अली। और उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि इस n1 का जो ऑब्जेक्ट है इसको एक और कांस्टेंट के अंदर पास कर देते हैं ताकि अब हमारे पास n1 और n2 दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि मेमोरी में जो है क्या सिचुएशन है और ये यहाँ पे कहाँ पे हमें नज़र आते हैं ये। तो हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं। यहाँ पे ये रेड आपको एरो नज़र आ रहा होगा जो ये अभी फ़िलहाल कॉन्स्ट n1 के ऊपर जो है ये कर्सर है यहाँ पे। जब हम इसको स्टेप ओवर करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे तो ये रीड करेगा और यहाँ पे हमारे पास फ्रेम के अंदर जो है हमारा वेरिएबल के नाम लिखे हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा हमें वो नज़र आएगा। तो आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करना है, ओके। मैं इसको नेक्स्ट पे मूव कराती हूँ। तो ग्लोबल फ्रेम के अंदर n1 हमारा ये वेरिएबल बना, इट्स ओके फाइन। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेमोरी में ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हुआ है जहाँ पे की है नेम और वैल्यूज को साइन हुई है, इट्स ओके फाइन, हमने यही दिया था। अब हमने n2 को जो है दे दिया n1। तो इस केस में देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखें n2 जो है वो यहाँ पे हमें बना हुआ तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है वेरिएबल क्रिएट हुआ n2 नाम का, लेकिन ऑब्जेक्ट न्यू नहीं क्रिएट हुआ, ओके। ऑब्जेक्ट जो पहले बना हुआ था सिर्फ पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बजाय इसके कि एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वो उसी जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हुआ था उसी को पॉइंट कर रहा है। और अगर जो है हम ये चाहते हैं कि हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, बेशक हम उसको वैल्यू यही देना चाहें
नेम और अली ही देना चाह रहे हैं, असाइन करना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे अली की बजाय यहाँ पे आप N2 को कोई और भी नाम दे दें, यहाँ पे सपोज अस्मा लिख देते हैं, कमाल लिख दें, कुछ भी लिख देंगे, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। अगर की इस नेम के साथ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो किसी भी नेक्स्ट कॉन्स्ट के साथ या कुबार के साथ या किसी में भी आप वेरिएबल में डालेंगे तो वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट में ऐसा होता ही नहीं है कि अगर वो की ऑलरेडी मौजूद हो तो वो नेक्स्ट जो है वो सिर्फ पॉइंटर उधर पॉइंट कर देता है उस मेमोरी लोकेशन पे, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता। तो फिर जावास्क्रिप्ट न्यू ऑब्जेक्ट आखिर क्रिएट किस तरह से करता है? तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में हमारे पास मौजूद होता है एक असाइन नाम का जो है मेथड मौजूद है, उसको हम यूज़ करके न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी वैल्यू को नेम कॉलन अली के हम ऐसा चाहते हैं कि हम इसको कुछ और जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उसको कोई न्यू मेमोरी लोकेशन पे डालना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम जो है दोबारा से इसी मेमोरी लोकेशन पे डालें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट और यानी ऑब्जेक्ट नाम का जो बड़ा ऑब्जेक्ट जो जावास्क्रिप्ट का अपना ओरिजिनल आप हायरार्की में कह सकते हैं कि जी सबसे टॉप मोस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसमें से क्या करना चाह रहे हैं, असाइन नाम का हम मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं। ओके फाइन, तो अब हम क्या करेंगे जी असाइन के लिए, अब हम इसको कहते हैं ये खाली हम एक पैरेंथेसिस यहाँ पे ब्रेसिस का पेयर डाल देते हैं, उसको बता रहे हैं कि जी न्यू बिल्कुल ब्रांड न्यू तुमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, उसके बाद हमने कॉमा पास कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे कह देते हैं कि जी कौन सा वो कहेगा जी मुझे क्या क्रिएट करना है मुझे ये बताएं। तो हम कहते हैं कि हम N1 जो है उसके पास ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है कि N1 नाम का ये जो है आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो देखते हैं कि ये हम क्या बिहेव करता है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे क्रिएट होता है, क्या नया ऑब्जेक्ट बनता है या पहले की तरह से पॉइंटर मूव करता है। देखिए ऑब्जेक्ट सेम वही होगा, नेम अली है, लेकिन हम चाह रहे हैं किसी नई मेमोरी लोकेशन पे जाएं। तो अब हम दोबारा से देखते हैं कि मेमोरी में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे हमने N1 को जब रीड किया तो ग्लोबल फ्रेम में N1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट नेम कॉलन अली। ओके ठीक है, तो N2 में जो है दोबारा देखते हैं तो वो पॉइंटर उधर मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और अब हमने जो असाइन किया है ये देखिए, तो यहाँ पे उसने नया ऑब्जेक्ट बना दिया है नेम कॉलन अली के साथ। अब ऐसा नहीं है कि उसने उसी ऑब्जेक्ट को जो है रहने दिया हो, बल्कि नेम कॉलन अली के साथ अगर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है तो ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। पॉइंटर अब वहाँ पे पॉइंट नहीं कर रहा जहाँ पे ऑलरेडी वो पॉइंटर था। ओके, तो इस तरह से ये हुआ कि हमें ये पता चल गया है कि हम डॉट असाइन का जो है मेथड यूज़ करेंगे तो तब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, अदरवाइज जो है हमारे पास पॉइंटर सिर्फ उस मेथड को उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता रहेगा। इट्स ओके। तो अब हम ऐसा करते हैं कि अपने कोड पे वापस जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने रिएक्ट में अब क्या हम दोबारा ये असाइन के मेथड को बार बार यूज़ करते रहेंगे, ये तो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो देखते हैं कि रिएक्ट ने हमारे लिए ये काम कैसे आसान किया है कि हमने अगर जो है डायनामिक जो है अपनी वैल्यूज़ को चेंज करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करें। तो अब तक हमने क्या किया है, हम यहाँ पे एक दिस डॉट स्टेट का एक हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था जहाँ पे नेम हमने उसको दे दिया था अली। और उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हम चाह रहे थे कि जब बटन क्लिक हो हमारा यूज़र चेंज करना चाहे नाम को तो यहाँ पे हम चेंज कर सके। उसके लिए हमने क्या किया था, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम करके यहाँ पे न्यू नेम देने की कोशिश की थी अस्मा। अब ऐसा करते हैं एक दफ़ा इसको कंसोल लॉग करा के देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास कंसोल में क्या वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही, कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें लॉग कराने से यहाँ पे नज़र आ रहा है कि नेम कॉलन अस्मा ये लॉग में चेंज हो चुकी है वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम जितना भी यहाँ पे क्लिक कर लें यहाँ पे हमें हाय अली लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अस्मा हमारे पास नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं कि अगर हम जो है क्या करें यहाँ पे कि हमारे पास ये वैल्यू चेंज हो सके। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट ने बहुत अच्छा सा हमें एक मेथड दिया हुआ है जिसका नाम है सेट स्टेट। अगर हम उसको यहाँ पे पास करते हैं दिस डॉट स्टेट की बजाय हमने लिखा दिस डॉट सेट स्टेट, और उसके बाद जो है सेट स्टेट चूंकि एक मेथड है तो हमने डाली इसकी पैरेंथेसिस
और चूंकि हमने ऑब्जेक्ट पास करना है तो उसको हमने डाला ब्रेसेस के अंदर और हमने नेम कॉलन अस्मा कर दिया। यानी हमने यहाँ से चाह रहे हैं कि ये नेम कॉलन अली की बजाय नेम कॉलन अस्मा यहाँ पे जो हम मेंशन कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम चेंज नेम पे यहाँ पे क्लिक करें, यानी जब वो ट्रिगर हो, इवेंट है जनरेट हो, तो हमारे पास जो है कॉल बैक फंक्शन की वजह से वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वाकई ही सेट स्टेट इस तरह का काम करेगा हमारे लिए, कि हमारी स्टेट को चेंज कर देगा या नहीं करेगा। तो यहाँ अब तक तो यही सेम सिचुएशन है कि हाय अली लिखा हुआ है, जबकि कंसोल लॉग करने से हमारे पास अस्मा चेंज हो चुका है। तो अब हम ऐसा करते हैं, बटन को क्लिक करते हैं और दिस यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे अब हमारे पास हाय अस्मा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी हमने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, डायनेमिक कर लिया। ठीक है, तो इससे पहले दोबारा से अपने कोड पे जाके देखते हैं कि हमने एक्चुअली क्या किया। हम इससे पहले ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमने स्टेट में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हम चाहते थे कि बटन क्लिक के ऊपर जो है हम जो भी कोई न्यू नाम देना चाहते हैं, तो वो जो है हमारा यूज़र जो भी नया नाम पास करता है, अब वो उसकी स्टेट चेंज कर दे, पहले वाले नाम की बजाय यहाँ पे दूसरा नाम आ जाए। अब देखिए ना, नाम की बजाय कोई प्रोडक्ट नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हमें तो डेफिनेटली बहुत सारी स्टेट्स चेंज करनी होती हैं, प्राइजेस चेंज करनी होंगी, बहुत कुछ चेंज करना होगा। तो इस सारी चेंज को हम स्टेट की चेंज ही कहेंगे और वहाँ पे फिर हमारा ये सेट स्टेट का मेथड ही काम करेगा। तो रिएक्ट के ने हमारे लिए ये फैसिलिटी कर दी कि बजाय इसके कि हम वो असाइन के मेथड ये वो बहुत कुछ अप्लाई करते रहते हैं, जो जावास्क्रिप्ट का बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट चेंज करने का जो है कि मेमोरी में तब चेंज होता है जब हम असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट को, तब जो है न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वरना अगर वो की वैल्यू पेयर्स वही हैं, इवन देन कि अगर वैल्यू चेंज भी होती है, की सेम वही रहती है, तो वो न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता, उसी मेमोरी लोकेशन पे रहता है। ठीक है, तो उसके हमने उसके लिए यहाँ पे देख लिया कि सेट स्टेट हमारे पास एक मेथड है ऐसा जिसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, और हमने उसके यहाँ पे अप्लाई किया और हमने देख लिया कि हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है। आई होप सो कि आपको सेट स्टेट की फंक्शनलिटी नज़र आ रही होगी। दैट्स नॉट सो कम्प्लेक्स। ओके, ऑल द बेस्ट। हम फिर नेक्स्ट मूव करेंगे और जो है देखेंगे कि और रिएक्ट ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं, और हम अपनी वेबसाइट को, अपनी ऐप को किस तरह से और डायनेमिक बना सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।